सो लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th केमिस्ट्री सब्जेक्टिव का एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चला हुआ था। उस सीरीज का ये वीडियो लेक्चर जो है पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाकर देख लें। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हम 15 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 14 तक जो है हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके थे क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग जो है बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो है एक प्रश्नली है। इस प्रश्नली में कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन जो है डाला गया है और उसी में एक कील डाल दिया जाता है जो कि एक लोहे का है। तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि विलयन का रंग जो है बदल गया है। ऐसा क्यों हो रहा है तो हम आपको बता दें कि इसमें जो है विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो यहाँ पे आप देखिए CuSO4 पहले इस विलयन में था। जैसे ही कील डुबोया गया तो Cu बाहर निकल गया और Cu के जगह पे FeSO4 चला गया है और इस कारण से इस विलयन का रंग जो है बदल गया है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है क्योंकि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर फेरस सल्फेट बनाती है। फेरस सल्फेट मतलब FeSO4, अतः फेरस सल्फेट का रंग बदल जाता है। कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है। क्यों? क्योंकि फेरस सल्फेट बन रहा है और जो है फेरस जो है यानी लोहा जो है कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ पे उसका रिएक्शन लिखा हुआ है FeCuSO4 से रिएक्शन करेगा तो FeSO4 बनेगा और Cu बाहर निकल जाएगा। इस कारण से जो है इस विलयन का रंग जो है बदल रहा है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा जल करता है। तो विद्युत का चालन करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। आप एक बात याद रखिए, कहीं भी विद्युत का आप चालन करवाना चाह रहे हैं तो आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, परंतु आश्रित जल शुद्ध होता है। आश्रित जल शुद्ध होता है और इसलिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और 7 pH जिस भी जल का pH मान 7 होगा उस जल में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जबकि वर्षा जल अम्लीय होता है इसलिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस कारण से ही वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ अवक्षेप बनता है। अवक्षेप मतलब आप बोले तो वेस्ट प्रोडक्ट समझ सकते हैं, वो अवक्षेप बनता है और अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। यानी अवक्षेप बनना ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे NaCl AgNO, यहाँ पे 3 होगा AgNO3, तो रिएक्शन करके बना रहा है AgCl और यहाँ पे बन रहा है NaNO3। तो यहाँ पे जो एरो का जो निशान दिया हुआ एरो दिया हुआ वो नीचे की ओर, इसका मतलब जो है यहाँ पे अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप बन रहा है और अवक्षेप जहाँ भी बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है। आप एक बात याद रखिए, ऊष्माक्षेपी मतलब अभिक्रिया होती है और उत्पाद बनता है, उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलता है। ये ऊष्मा निकलता है और जिसमें भी ऊष्मा निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4O2 रिएक्शन कर रहे हैं तो CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है, इसके साथ साथ क्या होता है ऊष्मा निकलता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, तो जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी अभिक्रिया को तोड़ने के लिए, अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CO3 को तोड़ने के लिए हमको ऊष्मा की मदद लेनी होगी और वैसे तो बनेगा CuO और CuO2। तो इस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत हो रही है, ऊष्मा की नीड है हमको, इसलिए इसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। बहुत ईजी है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते जो यौगिक है उन्हें
हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरक क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक को उत्प्रेरक कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में या तो उसका वेग बढ़ा देता है या तो वेग घटा देता है, यानी अभिक्रिया को प्रभावित कर रहा, अफेक्ट कर रहा, और इसे ही उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप ले सकते हैं हाइड्रोजन, निकेल या और भी बहुत सारे ऐसे उत्प्रेरक हैं जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ के आवर्त सारणी में विसंगति या त्रुटि को लिखे। यानी ये जो क्वेश्चन है आपको लॉन्ग में पूछा जा सकता है 5 नंबर में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार भी पूछा भी जाता है, तो आप इसे VBI कर ले और इसको याद कर ले। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन की स्थिति। तो हाइड्रोजन और हाइलोजन की तरह बंध बनाता है। हाइलोजन एक ग्रुप का नाम है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन इत्यादि आते हैं। तो फ्लोरीन जो है F2 अणुसूत्र बनाता है और उसी टाइप का जो है हाइड्रोजन भी H2 बनाता है। तो कहने का मतलब कि हाइड्रोजन जो है हाइलोजन की तरह ही बंध बना रहा है और हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक होता है, फिर भी हाइड्रोजन को अलग रखा गया है। यानी ये तो दोनों एक समान ही बॉन्ड बनाते हैं, तो क्यों ना इनको एक साथ ही रखा जाए। लेकिन ऐसा मेंडलीफ ने नहीं किए, उन्होंने इन दोनों तत्वों को अलग अलग रखा, तो इसलिए जो है हाइड्रोजन की स्थिति विवादित रही है और ये जो है त्रुटि है मेंडलीफ की। सेकेंड नंबर में है समस्थानिकों की स्थिति। इसके लिए कोई स्थान नहीं, यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिक के लिए स्थान दिया ही नहीं गया था। तीसरा नंबर पॉइंट है द्रव्यमान। अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले से पहले रखा। यानी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वेनेडियम जो है इसका द्रव्यमान होता है 50.9 और क्रोमियम का द्रव्यमान होता है 50.2। तो 50.2 को पहले रखा जाना चाहिए था और 50.9 को बाद में रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 50.9 वाले यानी वेनेडियम को पहले रखा गया आवर्त सारणी में और क्रोमियम को बाद में रखा गया। क्रोमियम को बाद में रखा गया और वेनेडियम को जो है पहले रखा गया, और यही जो है यही कारण बन गया उनका त्रुटि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? सोडियम की इलेक्ट्रॉन लिखें। तो तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी जो कोई भी परमाणु हो गया उसके बाहर वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन किसी भी अन्य परमाणु से बंध बनाता है, यानी ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है यह किसी भी परमाणु से बॉन्ड बनाता है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा गया है सोडियम की संयोजकता क्या है, तो सोडियम की संयोजकता 1 है, यानी सोडियम की जो बाहरी कक्षा है उसमें परमाणु की संख्या 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग बताएं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे लॉन्ग में दीर्घ उत्तरीय में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसे याद रखें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है CaSO4 × 2H2O, इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। इसको गर्म कर रहे हैं 373 केल्विन पर, तो बन रहा है CaSO4 × 1/2H2O और इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट इसका जो है उपयोग क्या है, तो टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने में इसका उपयोग किया जाता है। आप देखते होंगे जो प्लास्टर होता है, किसी भी व्यक्ति का हाथ टूट जाता है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। मूर्ति बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, या सतह को, जमीन को चिकना बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवायता किसे कहते हैं? उदाहरण दे। तो समवायता किसे कहते हैं, इसका उदाहरण देना है। तो समान अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले कार्बनिक यौगिकों को समवायता कहा जाता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे जो है ब्यूटेन का सूत्र क्या है C4H10 और आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन की फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है C4H10। यानी दोनों की जो फॉर्मूला है एकदम इक्वल है, समान है। लेकिन आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट मिलेगा
और इसका भी आइसोब्यूटेन का भी स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट मिलने वाले हैं। यानी अणुसूत्र तो समान है, इन दोनों का सूत्र तो समान है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग बताएं। तो सूक्ष्म बुझे हुए चूने और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर ही बोला जाता है। तो CaOH का हॉल ट्वाइस प्लस H2 प्लस Cl2, तो CaOH का हॉल ट्वाइस को हम बोलते हैं सूक्ष्म बुझा चूना। इसका जो है रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन गैस से, तो बनता क्या है CaOCl2, और इसी को बोला जाता है विरंजक चूर्ण, और साथ ही साथ बनता है H2O। इसका उपयोग क्या है, तो सूती उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है या तो कागज की फैक्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखें। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि धातु कर्म क्या है, तो अयस्क को शुद्ध करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है, जैसे कि फर्स्ट है अयस्क का सांद्रण, उसके बाद सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, यानी उसमें ऑक्सीजन मिलाकर उसका ऑक्साइड बनाना। उसके बाद धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, यानी ऑक्साइड से फिर धातु निकालना, और उसके बाद से धातु का शुद्धिकरण करना, उसको शुद्ध करना। तो इतने चरणों में जो है धातु मिलता है, यानी धातु का निष्कर्षण होता है, यानी धातु कर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X, ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी याद रखें। तो किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग दीवार पर सफ़ेदी करने के लिए होता है। यानी कोई एक पदार्थ है जिसका नाम X है, और उसका उपयोग जो है दीवार को सफ़ेद बनाने में किया जा रहा है। तो क्वेश्चन है, पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखें और X की जल के साथ क्रिया अभिक्रिया को लिखें। तो आपको बता दें आंसर क्या होगा कि X का नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, और जल से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो CaOH का हॉल ट्वाइस बनेगा, यानी बुझा हुआ चूना बनेगा। तो बुझा हुआ चूना से हम दीवार की सफ़ेदी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टीकरण क्या है। तो अम्ल तथा अल्कोहल की क्रिया एस्टर तथा जल बनाता है, यानी जब अम्ल और अल्कोहल की क्रिया करवाएंगे तो एस्टर बनता है। इसी अभिक्रिया को एस्टीकरण अभिक्रिया कहा जाता है या एस्टरीकरण कहा जाता है। जैसे CH3COOH, ये क्या है, एक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। C2H5OH, ये क्या है, एल्कोहल है। इन दोनों का रिएक्शन करवाने पे क्या बनता है, CH3COOC2H5, यानी ये क्या है, एक एस्टर है, और बन रहा है क्या, साथ में जल। तो इसी अभिक्रिया को कहा जाता है एस्टीकरण। याद रखें, बहुत बार पूछा जा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। यानी जो हम लोग ना आयोडीन नमक जो है खाते हैं, उसका उपयोग क्यों किया जाता है और क्यों सलाह दिया जाता है कि आपको आयोडीन युक्त नमक ही खाना है, क्योंकि ये जो है घेंगा रोग से बचाता है। आयोडीन क्या करता है, घेंगा रोग से बचाता है, इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्तापन एवं जारण में अंतर लिखें। निस्तापन एवं जारण में अंतर लिखें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको VVI ही कर लें, VVI कर ले, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक साल। तो क्या है, निस्तापन में अयस्कों को हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। यानी निस्तापन में क्या होता है कि अयस्कों को गर्म करना, लेकिन वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ पे O2 जो है नहीं होगी। लेकिन वर्जन में क्या होता है, ऑक्सीजन अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यानी यहाँ पे O2 यहाँ पे होगा, लेकिन निस्तापन में ऑक्सीजन नहीं होगी। इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, यानी निस्तापन में कोई रासायनिक प्रक्रिया अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन वर्जन में रासायनिक प्रक्रिया होगी, जिससे कार्बोनेट, हाइड्रेट और ऑक्साइड शुद्ध अयस्कों में बदले जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल
जलीय विलयन में विद्युत का चालन क्यों करता है? अब क्यों करता है? क्योंकि अम्ल जो है जल में H+ आयन उत्पन्न करता है, और आपको पता है पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग जान चुके हैं कि जहाँ भी H+ आयन रहेगा वो जो है उसमें अगर हम बिजली प्रवाहित कराएंगे तो वो विद्युत धारा का चालन करेगा। सो इसलिए अम्ल जो है विद्युत धारा का चालन करता है, क्योंकि उसमें H+। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वैल्यूएबल लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।